नमस्कार दोस्तों सपोज कीजिए 2010 में मैंने आपको एक 100 रुपये का नोट दिया और अब आप गए मैकडोनल्ड्स और उस 100 रुपये के नोट में आपको मिला एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और साथ में मिली एक कोल्ड ड्रिंक की कैन। अब यही सेम 100 रुपये का नोट मैं आपको देता हूँ 2023 में और इसमें आपको मिला सिर्फ एक बर्गर। तो क्या आपने नोटिस किया कि ये क्यों हुआ? दरअसल दोस्तों यही है इन्फ्लेशन का कमाल। जी हाँ, इन्फ्लेशन। ये वर्ड तो आपने कभी ना कभी अपने आसपास के लोगों के मुंह से या फिर न्यूज़ में तो ज़रूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन होता क्या है एंड वाई इट हैपेंस, क्या रीजंस हैं इसके पीछे और क्या इन्फ्लेशन हमेशा एक इकोनॉमी के लिए बुरी चीज़ है। सो लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये भयानक सा वर्ड इन्फ्लेशन होता क्या है। वेल, इन्फ्लेशन को जनरली हिंदी में महंगाई कहा जाता है और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सो इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो बेसिकली जो चीज़ें हम लोग डेली यूज़ करते हैं जैसे कि कपड़े, खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट या फ्यूल, इन सभी चीज़ों का महंगा हो जाना, इसी फिनोमिना को इन्फ्लेशन कहते हैं दोस्तों। इस डेफिनेशन में आप इस वर्ड को नोटिस कीजिए, परसिस्टेंट राइज, यानी कि लगातार। दोस्तों अगर ये कॉमन चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं तभी इसको इन्फ्लेशन का नाम दिया जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे 15-20 दिनों के लिए टमाटर का दाम काफ़ी बढ़ गया बट कुछ टाइम बाद वो वापस से कम हो गया, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाएगा दोस्तों। सो इन्फ्लेशन तभी होता है जब लगातार इन डेली यूज प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ता ही जा रहा हो। इन्फ्लेशन की एक ये भी डेफिनेशन है दोस्तों, इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ अ नेशंस करेंसी, यानी कि एक देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाना, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था दोस्तों, 2010 में एक 100 रुपये का नोट एक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी खरीद पा रहा था, लेकिन वहीं 2023 में वो सेम 100 रुपये का नोट सिर्फ एक बर्गर ही खरीद पाया, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। सो अब मुझे लगता है दोस्तों कि आप इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। वैसे तो दोस्तों इसके पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन यहाँ हम आपको इन्फ्लेशन के 3 मेन रीजंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम का मतलब है कि इकोनॉमी का काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना। दरअसल जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो लोगों के हाथ में भी ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे वे चीज़ों पर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, यानी कि हर चीज़ की डिमांड बढ़ने लगेगी दोस्तों। और इसी वजह से बिजनेसेस और कंपनीज भी चीज़ों के प्राइस बढ़ा देंगी एंड अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। और इस टाइप के इन्फ्लेशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें चीज़ों की डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा है। चलिए ये चीज़ आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। सो इमेजिन करिए कि एक ट्रेन है जिसमें 100 सीट्स हैं और 100 पैसेंजर्स को ही उस ट्रेन में जाना है, लेकिन उस ट्रेन में सिर्फ 20 सीट्स ही एसी कोच की हैं और बाकी 80 सीट्स विदाउट एसी, यानी कि जनरल कोच में है। अब अगर सभी पैसेंजर्स को बहुत सारे पैसे दे दिए जाएं जिससे वे सभी एसी सीट्स को अफोर्ड कर सकें, तो इससे ये होगा कि सभी पैसेंजर्स एसी कोच में ही जाना चाहेंगे, पर वहाँ सीट्स तो लिमिटेड हैं। इसीलिए रेलवे एसी सीट्स के प्राइस बढ़ा देगा, जिससे कि जिनके पास और भी ज़्यादा पैसा है सिर्फ वही लोग एसी कोच में जा पाएँ। सो बेसिकली ट्रेन के टिकट प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया दोस्तों, और इसी इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना, जैसे कि गेहूं या चावल का प्राइस बढ़ जाना खराब मॉनसून की वजह से, फ्यूल का प्राइस बढ़ जाना, या फिर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया हो किसी रॉ मटेरियल पर जिससे उसका प्राइस बढ़ गया। तो जो कंपनीज अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती हैं उनको ये बनाना महंगा पड़ेगा और प्रॉफिट में रहने के लिए वे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देंगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन होगा। और इस इन्फ्लेशन को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चलिए इसे भी एक ईजी से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों सपोज अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो चाहे आपके पास एक गाड़ी हो या ना हो, लेकिन आपको इन्फ्लेशन का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियां या बाकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ होता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कंज्यूमर को ही चुकानी पड़ेगी। तो यही था दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें चीज़ों की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने से उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली थर्ड रीज़न है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। दोस्तों ये कई वजह से हो सकता है, लेकिन इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है सरकार की तरफ से बहुत सारे नोट्स को प्रिंट कर दिया जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार बहुत सारे नोट्स प्रिंट कर देगी तो करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ करने लगेगी,
जिससे इन्फ्लेशन के साथ हाइपर इन्फ्लेशन तक भी हो सकता है, जो कि एक देश के लिए बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, जिसका सबसे बड़ा और रियल एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे। साल 2008 में जिम्बाब्वे की सरकार ने इतने ज़्यादा नोट्स छाप दिए जिसकी वजह से वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन हो गया दोस्तों। वहाँ की करेंसी इतनी तेज़ी से नीचे गिर रही थी कि जिम्बाब्वे की सरकार को 1 मिलियन और 1 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स के नोट्स भी छापने पड़े। और यहाँ तक कि एक 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नोट भी था जिम्बाब्वे में, और उस 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर की कीमत थी दोस्तों सिर्फ $1। तो देखा दोस्तों आपने हाइपर इन्फ्लेशन में किस हद तक करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर सकती है। ये तो थे इन्फ्लेशन होने के पीछे कुछ मेन रीजंस। पर अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या होगा अगर एक देश में 0% इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन हो ही ना। क्या लगता है दोस्तों आपको ये किसी देश के लिए एक अच्छी चीज़ होगी या बुरी? अगर आप इसे नॉर्मली ऊपर से सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कितना अच्छा हो जाएगा, चीज़ें महंगी ही नहीं होंगी, सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस एकदम स्टेबल रहेंगे, हम अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएंगे और ओवर टाइम उसकी वैल्यू भी कम नहीं होगी, तो ये तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे अच्छे से एकदम डीपली सोचेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि 0% इन्फ्लेशन एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ नहीं है। 0% इन्फ्लेशन से ये होगा कि कंपनीज और गवर्नमेंट आपकी सैलरीज नहीं बढ़ाएंगी, सभी वर्कर्स की सैलरीज एकदम कांस्टेंट रहेंगी, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी कम होने लगेगी। साथ ही दोस्तों इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी कि सभी चीज़ों के प्राइस लगातार कम होने लगेंगे। इससे क्या होगा कि लोग पैसा स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, वे सोचेंगे कि अभी पैसा बचा कर रखते हैं, क्योंकि चीज़ों के प्राइस तो लगातार कम होते ही जा रहे हैं, इसलिए जो चीज़ हमें आज खरीदनी है वो 5 साल बाद हमें और भी ज़्यादा सस्ती मिलेगी। तो इससे जनता की ओवरऑल स्पेंडिंग कम हो जाएगी दोस्तों, और जब लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो बिजनेसेस और कंपनीज भी लॉस में जाने लगेंगे। बिजनेसेस के लॉस में जाने से लोगों की जॉब्स भी छूटने लगेंगी, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी। बेसिकली 0% इन्फ्लेशन की वजह से देश में बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम स्टक हो जाएगी और देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाएगा। हमने देखा कि ज़्यादा इन्फ्लेशन एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा और महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कम इन्फ्लेशन भी एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो कितना। तो इसीलिए दोस्तों इन्फ्लेशन का एक ऑप्टिमम लेवल सेट किया गया है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है ये दोस्तों 2%, और अगर बात करें इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की, तो इंडिया के लिए ये आइडियल इन्फ्लेशन रेट रखा गया है 4% विद ±2% मार्जिन। यानी अगर इंडिया में ये इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% तक हो तो वो एक अच्छा रेट माना जाता है। पर ये रेट्स डिसाइड करता कौन है? तो दोस्तों ये रेट एक देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जैसे कि इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI डिसाइड करता है कि देश में कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन अपने ऑप्टिमम लेवल से ऊपर गया तो RBI को उसको कम करना होता है, और अगर इन्फ्लेशन नीचे गया तो RBI उसको ऑप्टिमम लेवल में लाने के लिए बढ़ा देता है। लेकिन RBI इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है? बेसिकली RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो RBI अपना इंटरेस्ट रेट, जिसे रेपो रेट भी कहते हैं दोस्तों, उसको बढ़ा देगा, जिससे बाकी बैंक्स जो ऑब्वियसली RBI से ही लोन लेते हैं वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे, जिससे अल्टीमेटली ये होगा कि लोग कम लोन लेना चाहेंगे और कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिस वजह से इन्फ्लेशन कम होने लगेगा दोस्तों। इसी तरह अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा तो ज़्यादा लोग बैंक से लोन लेना चाहेंगे, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ने लगेगी और ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, और इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो इस तरह RBI इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है दोस्तों। लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर देना जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या फिर सरकार की तरफ से टैक्स का बढ़ा दिया जाना जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी एकदम आसान शब्दों में समझाते रहेंगे। धन्यवाद।